आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। राजा प्रजा पर राज करता है। प्रजा की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। ठीक है। प्रजा जिंदा रहेगी तो प्रजा राज करे, राजा राज करेगा। प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा किस पे राज करेगा? ऐसी हमारे देश की गवर्नमेंट है। ठीक है। 5 साल के लिए हम लोग चुनते हैं। हमारी देखभाल करती गवर्नमेंट, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखती, वैक्सीन टीका लगवाती, बच्चे पैदा हो उसका ध्यान रखती, परिवार नियोजन से संबंधित योजनाएं चलाती, व्यक्ति कम से कम बीमार पड़े, पॉल्यूशन कम से कम हो, इन्वायरमेंट हमारा स्वस्थ रहे, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी इनिशिएटिव लेती है। ठीक है। तो काफी पॉलिसीज बनाती हैं और प्रोग्राम्स रन करती हैं, अवेयरनेस सोसाइटी में स्प्रेड करती है, जिससे हम लोग स्वस्थ रह सकें। ठीक है। हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति देश का सेट है और एक बीमार व्यक्ति देश की लाइबिलिटी। यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो वो अपनी सेवाएं नहीं दे पाएगा। कोई स्कूल गोइंग चाइल्ड है तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। कॉलेज का कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ नहीं पाएगा। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो अपनी सेवाएं नहीं दे पाएगा। इस हिसाब से हर व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और उसका स्वास्थ्य कुछ मुख्य बिंदुओं पर निर्भर करता है। जैसे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, हाइजीन कैसा है, उसका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। यदि हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा, वाटर पोल्यूशन कम हो जाएगा, है ना। और जैसा कि आपने देखा, ओजोन परत जो कि काफी पतली हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को स्किन कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है। तो इन सबको यदि हम कंट्रोल करें, हर बच्चे को यदि टीका लगाया जाए, तो काफी हद तक हम डेथ डेथ रेट को कम कर सकते हैं, मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य के को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है, कुछ प्रोग्राम्स चलाती है, जिनको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक प्रोग्राम 1992 में आया था, जिसको हम RNTCP कहते हैं, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ट्यूबरकुलोसिस एक इंफेक्शियस डिजीज है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम रन किया था 1992 में, जिसको शॉर्ट में कहते हैं RNTCP। ये फुल फॉर्म भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जिट एग्जाम में हमसे जब MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस टाइम पे हमें ये हेल्प करेगा। और कम से कम आपके 4-5 क्वेश्चन जरूर आते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके आप नोट्स भी बनाएंगे, और नोट्स बनाने के साथ साथ मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा, तो आपको आंसर देना है। सारे प्रोग्राम्स को आप ध्यान से सुनेंगे, और इनके ईयर्स आपको याद रखने हैं, और इन प्रोग्राम के शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है। आप अभी सुन लीजिए ध्यान से, फोकस के साथ, फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दिखा दूंगा, और प्रेजेंटेशन में हाईलाइट भी कर दूंगा क्या कहाँ पर है। ठीक है। RNTCP जो प्रोग्राम है, ये ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था 1992 में। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में मैं इंडिविजुअली आपको पढ़ा चुका हूँ किसी दूसरे लेक्चर में, तो वो आप देख लेना कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, है ना। शॉर्ट में बताऊंगा, इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज, और कम्युनिकेबल भी है। कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। ठीक है। टीबी का जो पेशेंट होता है, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? उसकी खकार, स्प्यूटम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। पेशेंट जब खांसता है तो उसके मुंह से जो स्प्यूटम आता है, लसलसा सा पतला पदार्थ निकलता है व्हाइट कलर का, खकार जिसको हम बोलते हैं, उस उसकी जांच की जाती है ना। उसकी सैंपलिंग की जाती है, और उसमें चेक किया जाता है फिर, है ना। और यदि वो पॉजिटिव आता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाता है ना। सिम्टम्स क्या है? कोई व्यक्ति यदि लगातार 1 महीने से ज्यादा खांस रहा है, तो उसको टीबी होने की पॉसिबिलिटी है। तो 1992 के आसपास गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत लोग खांस रहे हैं, है ना, एक कम्युनिकेबल डिजीज सोसाइटी में स्प्रेड हो चुकी है, तो उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है ना। जैसे अभी कोविड के टाइम पे गाइडलाइंस जारी किए गए थे, कोविड को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, क्वारंटाइन किया गया, है ना।
आइसोलेशन में पेशेंट को रखा गया, अवेयरनेस कैंप, इस टाइप से मतलब गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है, दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वैक्सीनेशन करवाती है। जैसे कोविड के टाइम पे भी निशुल्क वैक्सीनेशन हुआ है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। क्यों? ताकि देशवासी सभी स्वस्थ रहें, है ना। वैक्सीनेशन के थ्रू उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप की गई, ताकि नेक्स्ट टाइम यदि कोविड से वो एक्सपोज हो तो उनकी बॉडी फाइट कर पाए। तो इस तरह से गवर्नमेंट कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज हो या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, इन्फेक्शियस हो, है ना, या नॉन इन्फेक्शियस हो, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसके केसेस को कम करने के लिए, उससे होने वाली डेथ रेट को कम करने के लिए, उसके प्रिवलेंस को कम करने के लिए जो प्रोग्राम्स चलाती है, उससे काफी हद तक रिलीफ मिलता है। जैसे एक वक्त था हमारे कंट्री में पोलियो के बहुत सारे केसेस थे, लेकिन आज की डेट में हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है, पोलियो का एक भी केस नहीं है। 2012 में इंडियन गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी थी कि अब हम पोलियो मुक्त देश हो चुके हैं, हमारी कंट्री पोलियो से मुक्त हो गई, वी आर फ्री फ्रॉम पोलियो, है ना। पोलियो भी एक इन्फेक्शन है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। आपने पोलियो के बहुत सारे केसेस देखे होंगे, है ना, दो बूंद जिंदगी के, आईपीवी, ओपीवी, है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चलाया था। एक प्रोग्राम चलाया था एड्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म कोई बताएगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो HIV एड्स को कंट्रोल करने के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 1987 में गवर्नमेंट ने रन किया था, है ना। HIV एक वायरल डिजीज है बेटा, जो कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो काफी लंबा होता है। आज यदि कोई असुरक्षित यौन संबंध बनाता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो उसको 5-7 साल 10 साल बाद पता चलेगा, उसको सिम्टम्स अपीयर होंगे कि वो इन्फेक्टेड है ना। और HIV का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? एलिसा टेस्ट से। ये आप ध्यान रखना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV एड्स की डायग्नोसिस कैसे होती है? एलिसा टेस्ट, ठीक है। एलिसा टेस्ट, इससे हम डायग्नोसिस करते हैं HIV वायरस की, कि कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को है या नहीं। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, आप याद रखना। बहुत सारी आपने इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ी है, लेकिन सबसे लंबा जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो HIV एड्स के वायरस का होता है। साउथ अफ्रीका में चिंपैंजी की एक प्रजाति थी, उससे ये ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर हो गया था, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि वहां पर किसी व्यक्ति ने जानवर से काफी प्यार कर लिया था, काफी करीब जा चुका था वो जानवर के, है ना। तो उस वजह से चिंपैंजी से इंसान में आई, और फिर इंसान से वो फिर अपनी वाइफ से भी प्यार करता था, है ना, जानवरों से भी प्यार करता था, दोनों से प्यार किया। इसका परिणाम ये हुआ कि फिर वो फीमेल में आ गई, और फीमेल और किसी से प्यार करती थी। इस तरह से ये प्यार का गेम बढ़ता गया, और HIV एड्स फैलता गया, और इस हद तक फैल गया कि भारत में भी आ गया, कई देशों में पहुंच गया, है ना। ये इन्फेक्शियस डिजीज की यही तो खास बात है, ये फैलती है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। अब 10 साल बाद पता चला उसको कि HIV एड्स है, तब तक तो उसने न जाने कितनों को नहीं फैला दिया, है ना। कई देश इसकी चपेट में आ गए HIV एड्स की। एक वक्त था कि जिनको HIV एड्स होता था उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था, उनको गले गले नहीं लगाते थे, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे। तो फिर गवर्नमेंट ने सबको प्यार से समझाया, ऐसा नहीं है, साथ में खाने से एड्स नहीं होगा, गले लगाने से एड्स नहीं होगा। एड्स के कारण बताए, कैंप हुए, अब हर व्यक्ति जानता है ना। हर व्यक्ति अब एड्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो ये कैसे जानता है? ये गवर्नमेंट के अवेयरनेस प्रोग्राम, गवर्नमेंट जो प्रोग्राम रन कर रही है ना, इसकी वजह से टीवी टीवी पे आता है, टेलीविजन पे, न्यूज न्यूज चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया। तो गवर्नमेंट स्प्रेड करती है इंफॉर्मेशन को, ताकि हर व्यक्ति बच सके किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से, है ना। जैसे आज के टाइम पे हर व्यक्ति जानता है कि कोई खांस रहा है तो भाई वहां से दूर हो जाओ, या कोई खांस रहा है तो वो अपने मुंह पे रुमाल रख के खांसे, है ना। और ये गुड मैनर्स में भी आता है, आपके एटिकेट्स बताता है ना। आपकी वजह से कोई बीमार ना हो, ऐसा आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, है ना। कोई पेशेंट है तो उसको ये सोचना चाहिए कि मेरी बीमारी किसी और को ना लगे, ऐसे उसके अंतर्मन के भाव होना चाहिए,
है ना। लेकिन हुआ क्या, जिन लोग को एड्स हो गया, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, तो वो लोग काफी एंग्री हो गए कि भाई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ज्यादा लोगों को हम फैलाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट सरकार जल्दी ढूंढेगी। तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के जानबूझ के असुरक्षित यौन संबंध ज्यादातर लोगों के साथ बनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही पता चला कि ये कैसे फैलता है, तो उन्होंने इसको तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। है ना, इन्फेक्टेड सुइयां लोगों को चुबाना शुरू कर दिया। जब लोग सिनेमा हॉल में जाके कुर्सी पे बैठते थे तो उनको एक सुई चुभती थी, और वो सुई इन्फेक्टेड होती थी, और उस इन्फेक्टेड सुई की वजह से उनको भी हो जाता था। इस तरह से कुछ लोगों ने एड्स को बहुत फैलाया, और इस हद तक फैलाया कि गवर्नमेंट को इसको इरेडिकेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाने पड़े। ठीक है। हालांकि एचआईवी एड्स के साथ जीना संभव है, ये जानलेवा बीमारी तो है, लेकिन मेडिसिन के सहारे जिया जा सकता है। पहली चीज तो 10 साल बाद पता लगता है कि हुआ है। और एचआईवी एड्स में क्या होता है बेटा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, और वो वायरल इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता। क्योंकि ये जो वायरस है, ये हमारे टी सेल को कमजोर बना देता है। टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स सेल जो होते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। तो चूंकि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है, तो ये वायरल इन्फेक्शन से हमारी बॉडी लड़ नहीं पाती है। तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हमें हो, तो वो जल्दी ठीक नहीं होता। तो एचआईवी एड्स के पेशेंट को बहुत हिदायत बरतनी पड़ती है, बहुत संभल के जीना पड़ता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड हो चुका है, कमजोर हो चुका है, वीक हो चुका है। तो जिसकी वजह से उनको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। हालांकि बहुत लोग दवाइयों के सहारे काफी लंबा जीवन भी जीते हैं। है ना। हालांकि एचआईवी एड्स का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको इसके साथ लोग दवाइयों के सहारे जी सकते हैं। एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया था ऐसे लोगों के लिए जो अपनी मानसिक हालत जिनकी खराब हो चुकी है, पागल हो चुके हैं, है ना, मेंटल पेशेंट के लिए। ठीक है। तो नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट, जो कि गवर्नमेंट ने 1987 में लेके आए थे ये लोग, इस प्रोग्राम इस एक्ट ये एक एक्ट भी है, और इसके तहत प्रोग्राम भी चलाए गए। पागलों को फैसिलिटी दी गई, है ना, पागल खाने खोले गए। है ना, अब कोई व्यक्ति सोसाइटी में पागल हो गया है, वो किसी को पत्थर मार रहा है, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको भोजन की व्यवस्था करे, खाने पीने की व्यवस्था करे, कपड़े लत्ते, ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नहीं तो वो और भी लोगों को पागल कर देगा। है ना। किसी स्वस्थ व्यक्ति को यदि 2 से 3 महीने के लिए पागल खाने में रखा जाए, तो 99% इसकी संभावना है कि वो भी पागल हो जाएगा। ये पागलपन की विशेषता होती है। टेक्निकली तो पागलपन कम्युनिकेबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली जरूर है। आप 10 पागलों के बीच में रहोगे, आप भी पागल हो जाओगे। है ना। क्योंकि पागलपन भी फैलता है, व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और पागल पेशेंट को हम ल्यूनेटिक पेशेंट कहते हैं। है ना। एक एक्ट और आया था 1912 में, जो ब्रिटिश सरकार लेके आई थी पागलों के लिए, ल्यूनेटिक एक्ट 1912, 1912 में आया था। फिर बाद में, आजादी के बाद में, भारत सरकार भी लेके आई फिर उसको, इसमें थोड़े बहुत सुधार किए, इसको रिवाइज किया। है ना। इसको चुस्त दुरुस्त किया, और फिर इसको फिर से लॉन्च किया इसको 1987 में। है ना। आगरे के पागल खाना का आपने नाम सुना होगा, भारत में बहुत नाम चलता है। है ना। अभी सीहोर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पागल खाना बन रहा है, काफी बड़ा, अंडर कंस्ट्रक्शन है शायद, अब नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगा इनॉग्रेशन। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और एक्ट, ठीक है, इसके तहत पागलों को सांत्वना राशि भी दी जाती है। कुछ लोग यदि अपने पागल पेशेंट को घर पे रखना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उनको थोड़ा बहुत पैसा भी प्रोवाइड करती है उनकी देखभाल के लिए। निशुल्क इलाज उपलब्ध है। यदि किसी फैमिली में कोई पागल पेशेंट है, तो उसको गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दें, तो गवर्नमेंट उसकी देखभाल करती है, ट्रीटमेंट करती है, उसका सब कुछ निशुल्क होता है। ठीक है। तो ये है आपका नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। ठीक है। गवर्नमेंट ने ऐसे ही एक प्रोग्राम 1992 में और शुरू किया, जो कि चाइल्ड के लिए था और मदर्स के लिए था। है ना। जिसको शॉर्ट में कहते हैं CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम। चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम। मदरहुड मतलब होता है मातृत्व। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो वो माँ बन जाती है। ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान
प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद, है ना, उसकी मौत ना हो, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से, हेल्थ फैसिलिटी की वजह से। तो इस चीज का गवर्नमेंट ध्यान रखती है। और जो नया बच्चा इस दुनिया में आया है, जिनको जिसको हम नियोनेट बोलते हैं, जिसको हम नवजात शिशु बोलते हैं, ठीक है, नियोनेट, नवजात शिशु, न्यू बॉर्न बेबी, है ना, तो वो बेबी का भी ध्यान रखती है गवर्नमेंट, है ना। आपने देखा होगा प्रेग्नेंट वुमेन को टाइम टाइम पर कैंप में बुलाया जाता है, उसको कैल्शियम, आयरन, विटामिन, है ना, उसको प्रोटीन, जो भी है न्यूट्रिशन, उसको अवेलेबल कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो ये सब जो एक्टिविटीज होती है, ये इस प्रोग्राम के तहत की जाती है। इसके लिए फंडिंग होती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों फंडिंग करती है, इस प्रोग्राम को चलाती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, जैसे WHO हुआ, यूनिसेफ हुआ, है ना, कुछ ऐसी वॉलेंटियर हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना, जो कि समाज सेवा की दृष्टि से चलाए जाते हैं, कुछ NGO होते हैं। हाँ, तो वो सब मिलके इन प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, है ना, जिससे हर परिवार का, हर समाज के हर व्यक्ति का विकास हो सके, है ना। समाज की, जैसे हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी की स्मॉल यूनिट है सेल, ऐसी समाज की स्मॉल यूनिट क्या है? समाज की स्मॉल यूनिट है परिवार, फैमिली। फैमिली में कम से कम 2 लोग से ज्यादा होने चाहिए, तभी वो फैमिली है ना। जैसे किसी बेटे की शादी होती है, बच्ची की शादी होती है, तो जब उनकी शादी होती है तो वो अपनी फैमिली से उनका नाम हटके उनकी अपनी फैमिली बन जाती है ना। जैसे माता पिता और बच्चे, ये एक फैमिली है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा, है ना, उसकी शादी हो जाएगी, तो उसकी अपनी फैमिली बन जाएगी, है ना। फिर वो हस्बैंड अपने वाइफ के साथ पॉपुलेशन को बढ़ाएगा और अपनी फैमिली बढ़ाएगा, है ना। तो ये होती है फैमिली। और फैमिली परिवार नियोजन भी बहुत जरूरी है, इसके लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है, अभी आगे आएगा, बताऊंगा। तो इसका आप फुल फॉर्म याद रखना, CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब होता है जिंदा रहना, सर्वाइव, जिंदा, चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम, मतलब छोटे बच्चों के लिए है, और मदरहुड मतलब माओ के लिए है। तो ये 1992 में गवर्नमेंट ने रन किया था। एक प्रोग्राम है आपका रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ये 1997 में गवर्नमेंट ने रन किया था, इसको RCH कहते हैं शॉर्ट में, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। नेशनल पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये आया था 1995 में, जब भारत में पोलियो के केस काफी बढ़ रहे थे, बच्चे अपंग पैदा हो रहे थे, लूले लंगड़े पैदा हो रहे थे, है ना। तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर ये प्रोग्राम चलाया, वैक्सीनेशन हुआ, टीकाकरण किया गया, हर बच्चे को 2 बूंद जिंदगी के पिलाए गए, और उसको पोलियो के प्रभाव से बचाया गया। इसके बाद एक नाम आपने काफी सुना होगा, NHM। NHM का फुल फॉर्म होता है बेटा नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी NRHM के रूप में 12 अप्रैल 2005 में, ठीक है, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। ये नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम चलाया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग से चलता है। और हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में आपको NHM के एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, जो कि एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, MPW और फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे काम करना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी NRHM की 12 अप्रैल 2005 से, ये डेट आप लोग याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। NRHM का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। रूरल मतलब होता है विलेज एरिया, है ना। हमारे जो वेल एजुकेटेड डॉक्टर हैं, जब इनको विलेज में पोस्टिंग दी जाती थी, तो इनको वहाँ काम करने में काफी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये लोग ज्यादातर AC में रहते हैं, है ना। और वहाँ जब विलेज में जाते थे तो वहाँ फैसिलिटी नहीं होती थी, तो ये लोग विलेज में उतना ज्यादा जाना पसंद नहीं करते थे। तो वहाँ के लोगों को भी तो स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, कौन देगा, है ना। तो उस हिसाब से वहां पर डॉक्टरों को धीरे धीरे भिजवाना शुरू किया गया, ताकि विलेज लेवल पे भी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके, है ना। जो भी हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है, उसके लिए वहां पर दाई को ट्रेन किया गया, है ना। पहले क्या होता था बेटा, छोटे छोटे जो गांव थे, ढाने थे, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, है ना। दाइयाँ आती थी और वो डिलीवरी करके चली जाती थी, पर रिस्क बना रहता था, कभी कॉम्प्लिकेशन आते थे तो दाई फिर उसको हैंडल नहीं कर पाती थी, है। तो दाई को थोड़ी ट्रेनिंग दी गई,
और फिर धीरे धीरे मतलब विलेज एरिया में भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे मृत्यु दर कम हो सके, क्योंकि ज्यादातर लोग मरते गांव में थे, क्योंकि गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं थी नहीं, है ना। और शहर के लोग पॉल्यूशन फैलाते हैं। शहर में जो लोग हैं वो इंडस्ट्री लगाएंगे, उद्योग स्थापित करेंगे, इंटरनेट चलाएंगे। दुनिया जहाँ के उपद्रव तो शहर के लोग मचाते हैं, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है गाँव के लोगों को। गाँव की तो आबो हवा भी अच्छी रहती है, वहाँ पेड़ पौधे भी रहते हैं, गाँव के लोग मेहनती रहते हैं, उनको तो व्यायाम करने की जरूरत ही नहीं है, खेतों में उनका व्यायाम वैसे ही हो जाता है। लेकिन शहर के लोग बड़े उपद्रवी होते हैं। इधर इंडस्ट्री लगाई और उससे जो धुआं निकल रहा है, वो इंडस्ट्री से जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वो सब नदियों में बहा रहे हैं, और वही नदी का पानी जब गांव के लोग पीते तो बेचारे बीमार पड़ते हैं। और शहर के लोग तो तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं, गांव के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल नहीं पाती है, और फिर बेचारे तड़पते हैं। तो एनआरएचएम ने बहुत अच्छा काम किया, रूरल एरिया में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया। ठीक है, और इतना बढ़िया काम किया, है ना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, है ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम हो गई। ठीक है, और अच्छे रिजल्ट आए तो फिर उसको अर्बन एरियाज में भी शुरू कर दिया। तो 2013 से नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की शुरुआत हुई, और ये दोनों को मर्ज करके एनएचएम का नाम दिया गया, नेशनल हेल्थ मिशन। तो 2013 से नेशनल हेल्थ मिशन काम कर रहा है ना। हमारे भारत के यदि हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, सब हेल्थ केयर सेंटर है ना, आपने देखे होंगे शायद। तो ये हमारे भारत का हेल्थ केयर सिस्टम है। तो एनएचएम आप लोग याद रखोगे, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन, और इसका मिशन क्या है? प्राइमरी लेवल पे हेल्थ प्रोवाइड करना, ठीक है, काउंसलिंग प्रोवाइड करना, टीकाकरण के प्रोग्राम चलाना, और गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं उसमें सम्मिलित रूप से पार्टिसिपेट करके उसको आगे बढ़ाना, ठीक है, और बेहतर परिणाम के लिए काम करना, जिससे स्वास्थ्य रक्षा की जा सके। 1962 के आसपास आयोडीन की काफी कमी हो गई लोगों में, है ना। घेंगा नाम का रोग हो गया, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो सूजने लगता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो गला फूल जाता है। आपने कभी फोटो देखा होगा, ठीक है। तो गाइटर को कम करने के लिए, गलकंड जिसको बोलते हैं, घेंगा, तो घेंगे को नियंत्रित करने के लिए 1962 में गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया, और कहा कि भाई आयोडीन युक्त नमक खाया जाए। और आयोडीन से बेटा हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, T3 और T4। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया होगा, है ना। तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, और इस हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए हमें आयोडीन की जरूरत पड़ती है ना। आयोडीन तो वैसे हमें वेजिटेबल सोर्सेज से भी मिल जाता है, लेकिन एक वक्त था कि आयोडीन की काफी डेफिशिएंसी हो गई थी, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चलाया था। तो नेशनल गाइटर कंट्रोल प्रोग्राम, है ना। कुछ प्रोग्राम में आपको इरेडिकेशन नजर आएगा, है ना। जैसे नेशनल गाइटर इरेडिकेशन प्रोग्राम, तो इरेडिकेशन मतलब उसको जड़ से खत्म करना है, समूल नष्ट करना है। और कंट्रोल जहां पर आपको मिले, इसका मतलब उसकी अभी शुरुआत हुई है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसके केसेस कम हो जाए, उसके पेशेंट कम हो जाए, मरीजों की संख्या को कम करना। और जब कम हो जाते हैं तो फिर उसको समूल नष्ट किया जाता है, ठीक है। तो कहीं आपको इरेडिकेशन नजर आएगा, कहीं आपको कंट्रोल नजर आएगा, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके समझ जाएंगे कि वो क्या कह रहा है वो प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम कर दिया गया इस नाम का, इसका नाम आगे चल के 1992 में, प्रोग्राम वही था, बस नाम चेंज कर दिया, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। खूब नमक बांटा लोगों, टाटा का नमक आयोडीन युक्त। क्या आपके कोलगेट में नमक है ना, ऐड देखा होगा आपने। तो आयोडीन जरूरी है। रॉक सॉल्ट वैसे हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता है स्वास्थ्य के लिए, रॉक सॉल्ट आप लोग खाएं, उसमें भी आयोडीन होता है। तो रॉक सॉल्ट यदि आप खाएंगे तो आपको जो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो रहा है ज्यादा नमक खाने से, वो नहीं होगा, है ना। तो ये प्रोग्राम का ये असर रहा कि लोगों ने नमक खाना दबा के चालू कर दिया। आज की डेट में लोग दबा के नमक खाते हैं, है ना, और कहते हैं कि हमको आयोडीन की कमी ना हो जाए, है ना। तो इस प्रोग्राम का ऐसा परिणाम सामने आया है कि अब किसी को गाइटर तो नहीं होता, लेकिन अब आयोडीन ज्यादा खाने की वजह से,
है ना, मतलब उसके ओवरडोज की वजह से हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम लोगों को होने लगा है। इसलिए थोड़ा सा नमक कम खाएं आप लोग, ठीक है। ज्यादा खारा खाना नहीं खाएं। मैं कभी कभी कहीं कुछ लोगों के यहाँ मैंने लंच लंच पे गया, इनवाइट किया था, तो काफी खारा खाते हैं। मैं बहुत मतलब नमक कम ही खाता हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करें, नमक और शक्कर भी कम खाएं, है ना, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने भैया एक बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू प्रोग्राम शुरू किया। बीएमडब्ल्यू कौन सी गाड़ी? नहीं, गाड़ी नहीं बेटा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल का मतलब क्या होता है? मेडिकल मतलब हॉस्पिटल, है ना। अब हॉस्पिटल में जो गार्बेज निकलता है ना, हॉस्पिटल में पैथोलॉजी से जो गार्बेज निकलेगा, ओटी से जो गार्बेज निकलेगा, जनरल वार्ड है, कहीं डिलीवरी हुई है, वहाँ उसका जो गार्बेज निकलेगा, है ना, प्लेसेंटा कटा हुआ है, किसी को ट्यूमर हुआ है तो उस ट्यूमर को एक्सट्रैक्ट किया है, सर्जरी के थ्रू उसको कट किया है, उसको बाहर निकाला है ना, कहीं किसी की ब्लीडिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब गार्बेज है जो कि हॉस्पिटल में निकलता है। तो इसका प्रॉपर डिस्पैच करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये गार्बेज इन्फेक्शियस हो सकता है। किसी पेशेंट को ऐसा डाउट था कि भाई टीबी है, तो उसने अपना खकार दिया और उसका टीबी पॉजिटिव आ गया, तो क्या आप उसके खकार को रोड पे फेंक सकते हो? नहीं। पानी में बहा सकते हो? नहीं। किसी और को बहुत आसानी से हो जाएगा। इसीलिए बायोमेडिकल वेस्ट का निपटारा करना बड़ा जरूरी था। इसका प्रॉपर उसको डिस्पोज करना, डिस्पैच करना, इसको जलाया जाए या इसको गड़ाया जाए, है ना, और इसको लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर रखा जाए। दवाइयां लाई हॉस्पिटल में, दवाइयां एक्सपायर हो गई, तो वो तो कंपनी को वापस भेज दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी वेस्ट है ना। तो ये वेस्ट मटेरियल को बाहर हॉस्पिटल से डिस्पैच किया जाता है, तो ये बीएमडब्ल्यू के तहत किया जाता है। 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी, फिर 2016 को इसको रिवाइज किया गया, फिर 2018 को इसको फिर रिवाइज किया गया। रिवाइज मतलब जो भी उस प्रोग्राम के डूफॉल्स रहते हैं, है ना, उसको दूर करके, उसको रिवाइज करके फिर से लॉन्च किया जाता है। हम भी किसी काम को करते हैं, उसमें हमसे कोई गलती होती है, हम उसको सुधारते हैं और फिर उससे उस काम को करते हैं ताकि हम और बेहतर कर सकें। तो ऐसे ही क्या है, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें भी अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, एक्ट में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, और सुधार के बाद इसको फिर से लॉन्च किया जाता है और ज्यादा प्रभावी रूप से इसको चलाया जाता है। ठीक है। एनडीपीएस आया था 1994 में, है ना। हमारे देश के जो युवा थे वो नशे की चपेट में आ गए थे, है ना, सुट्टा सुट्टा मारने लगे थे लोग, हुक्का लॉन्च, हुक्का, गांजा पी रहे, चरस चरसी हो गए थे, अफीम, है ना, दारू पीने लगे थे, ड्रग को अब्यूज करने लगे थे। तो एनडीपीएस एक्ट आया, नारकोटिक कमिश्नर को अपॉइंट किया कि भैया नशेड़ियों को दबोचो, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजो और नशे पत्ती की आदत से उनको मुक्त करवाओ। तो एनडीपीएस एक्ट आया 1994 में। जननी सुरक्षा योजना 2005 में आई, जेएसवाई जिसको हम कहते हैं, जेएसवाई, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, ये माओ के लिए थी। जननी सुरक्षा की वेन भी आती है, आप फोन करो तत्काल वेन आएगी प्रेग्नेंट वुमेन को, यदि लेबर शुरू हो गया है, और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा और वहां उसकी निशुल्क डिलीवरी होगी। ठीक है। और एम्बुलेंस की फैसिलिटी शुरू की गई 24/7। ठीक है। अब जैसे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं वहां पर 24/7 डिलीवरी की फैसिलिटी है, और वो भी निशुल्क की जाती है, एक भी पैसा डिलीवरी के नाम पे नहीं लिया जाता। WHO और यूनिसेफ और आईसीएमआर, इन संस्थाओं का नाम आप याद रखोगे, ये काफी एक्टिवली काम करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। ठीक है। क्या होता है बेटा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो इन्फेक्शियस डिजीज से उनके मरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना। माँ कमजोर हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है तो बेचारी। ठीक है। तो माँ और छोटे बच्चों की देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटा बच्चा ही तो बड़े होके जब युवा बनेगा तो देश देश को कंट्रीब्यूट करेगा। तो बच्चे हैं तो देश का भविष्य है। और यदि बच्चा ही नशे की चपेट में आ जाए, बच्चा गंजेड़ी हो जाए, गांजा पीने लगे, तो वो क्या करेगा फिर? माँ बाप का भी नाम डुबाएगा, देश का भी नाम डुबाएगा, टेररिस्ट बन जाएगा, नक्सलाइट बन जाएगा, है ना, छाती पे बम बांध के किसी को भी मार देगा, है ना, आतंकवाद को बढ़ावा देगा। तो इन सब चीजों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट जाते हैं, तो कुछ ओपीडी पेशेंट्स होते हैं जिनको बाहरी मतलब डॉक्टर चेक करता है, दवाइयां देता है और वो घर चले जाते हैं। और एक आईपीडी पेशेंट होते हैं। आईपीडी पेशेंट वो कि भाई पेशेंट सीरियस है, उसका ट्रीटमेंट करना है, सुपरविजन में, मेडिकल सेटअप में उसको रखना है,
और उसको जो दवाइयाँ दी गई है उसको ऑब्जर्व करना है ना। तो उसको एडमिट कर लिया जाता है, तो वो आईपीडी पेशेंट हो जाते हैं, है ना। तो ओपीडी और आईपीडी पेशेंट में आपको अंतर पता होना चाहिए। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी और इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी। ठीक है। और कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें जैसे भाई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे कोई केस आया, वो काफी क्रिटिकल है, तो उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देके उसको रेफर कर दिया जाता है ना। तो हॉस्पिटल में जैसे पर्चियां होती है, जैसे पिंक कलर की पर्ची है तो वो अर्जेंट केसेस के लिए होती है। येलो कलर की पर्ची जैसे ओपीडी में चलती है। कहीं कहीं अभी शायद नहीं भी चलती होगी, बाकी ये कलर कोड है और आपको पता होना चाहिए। ग्रीन कलर जो है वो होम केयर फैसिलिटी का है, अब तो बहुत कम हो गई होम केयर फैसिलिटी। ठीक है। कोई पेशेंट यदि बहुत ज्यादा सीरियस है तो पहले आपने देखा होगा डॉक्टर घर जाके ट्रीटमेंट कर देते थे, तो होम केयर फैसिलिटी होती है ना। और आपका पिंक पर्ची मतलब रिफरल केस है, उस पेशेंट को वहां रिफर करना है जहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। अब भाई किसी पेशेंट को आपको वेंटिलेटर पे रखना है, आपके हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, तो आप टाइम पास क्यों कर रहे हो, उसको रिफर कर दो, उस हॉस्पिटल में भेज दो जहां पर वो फैसिलिटी है जिसकी उसको जरूरत है ना। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल का काम ये नहीं है कि पैसा लूटना है पेशेंट से। गवर्नमेंट तो खैर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ये सब होता नहीं है, प्राइवेट में होता है ना। इसलिए नहीं है हॉस्पिटल की पैसा लूटा जाए, इसलिए नहीं है कि बीएमडब्ल्यू गाड़ी खरीदी जाए पेशेंट से पैसा लूट के, इसलिए है कि पेशेंट की सेवा की जाए। स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं इनमें सेवा भाव होने चाहिए, है ना। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन वही कमाओ उसी से लो जो दे सकता है ना। गरीबों को डरा के और उनको जबरदस्ती सर्जरी करके, तो ऐसा भी देखा गया है कि पेट काट के वैसे ही सिल दिया, बोले हो गई सर्जरी, लाओ 50,000 रुपए, है ना। टेस्ट के नाम पे कहा हो ये टेस्ट करवाना है और बस सैंपल लेके फेंक दिया, केमिकल यूज ही नहीं हुआ और ऐसी रिपोर्ट बना के दे दी कंप्यूटर से एक पुरानी वाली निकाल के, है ना। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इलीगल प्रैक्टिसेस है जो कि स्वास्थ्य विभाग में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जानी चाहिए, है ना। क्योंकि इससे एक आम इंसान का जो खून पसीने की कमाई है वो वेस्ट होती है, वो मरता क्या ना करता। और स्वास्थ्य विभाग में ऐसे ही वही व्यक्ति जाता है हॉस्पिटल जो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है ना। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। मलेरिया फैल गया था, मच्छरों के काटने से फैलता है, तो मलेरिया को कम करने के लिए अर्बन मलेरिया स्कीम आई 1971 में ना। और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई डीडीटी का छिड़काव करो, है ना, डीडीटी का स्प्रे मारो, है ना। मच्छरों के लार्वा को पनपने नहीं दो, कहीं पानी वानी जमा नहीं होने दो। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आ गया 1958 में, फिर बोले अब साहब जड़ से ही खत्म कर देंगे मलेरिया को, है ना। कई वैज्ञानिक ऊपर चले गए लेकिन मच्छर ऊपर नहीं जा पाया, वो मच्छर है। हर साल मच्छर को मारने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन मच्छर अभी भी टिका हुआ है ना। मच्छर को बोल्ड नहीं कर पाया अभी तक कोई। ठीक है। तो मलेरिया तो खैर आज भी होता है लेकिन जानलेवा नहीं है। पर एक वक्त था मलेरिया काफी जानलेवा था, जब पहली बार हुआ था तो लोगों को पता ही नहीं था कि वो मर क्यों रहे हैं। उनको लगता था कि हवा की वजह से मर रहे हैं, जहां पर हवा खराब है, गंदी हवा की वजह से मौतें हो रही है ना। पर बाद में पता चला कि इसका कारण तो मच्छर है। कारण पता चलने के बाद सब कुछ बहुत आसान हो जाता है ना, लेकिन जब तक पता नहीं होता तब तक तो बहुत सोचने का विषय रहता है ना। बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे एक कोशिकी से मल्टी यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बना और आज एक पूरा विकसित जीव खड़ा है सामने। तो लाखों करोड़ों साल का ये डेवलपमेंट है बेटा, है ना। और पीढ़ी दर पीढ़ी से जो ज्ञान ट्रांसफर हुआ है उसी का नतीजा है। नहीं तो एक वक्त क्या था, लोग ये भी नहीं जानते थे सेल क्या होता है। वैसे तो अभी भी कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं सेल क्या होता है तो वो नहीं बता पाते। वो बात अलग है। लेकिन हाँ, नॉलेज ट्रांसफर होता है और उसका हम सब बेनिफिट्स लेते हैं ताकि हम आगे उसको बढ़ा सकें। ठीक है। तो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आया 1958 में। ठीक है। पहले क्या है बेटा, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ ना, तो पहले पंचवर्षीय योजना बना करती थी, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। 5 साल तक हम क्या करेंगे। है ना। तो पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। फिर हमने 4 साल बाद 1951 से हमने योजना बनाना शुरू किया कि साहब हम क्या करेंगे, है ना। फिर ये योजना हम हर 5-5 साल के लिए बनाते रहे, है ना। हमने कब तक बनाई, 2017 तक योजना बनाते आए हैं। तो जो अंतिम योजना बनाई थी हमने वो 2012 से 17 तक की बनाई थी। और जो पहली योजना बनी थी बेटा वो 51 से 56 तक की बनी थी, है ना।
55 56 तक की। और फिर जो लास्ट बनी वो 2012 से 2017 तक बनी, फिर हम नीति आयोग लेके आ गए, है ना। इसके तहत हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं हमारी कंट्री में। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया, परिवार नियोजन। 1952 में ही हम लोग समझ गए थे कि यदि हमने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। तो परिवार नियोजन हमने 1952 से ही शुरू कर दिया था। पर हमने क्या है, इस योजना का नाम चेंज कर दिया 1977 में। हमने इसको कहा भाई फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ज्यादा अच्छा लगता था सुनने में। परिवार नियोजन कहो तो साहब ऐसा लगता था यार बच्चे पैदा करने के लिए मना कर रही सरकार, जबरदस्ती कर रही, नसबंदी करवा रही है, बच्चे नहीं पैदा करने दे रही, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, सरकार गलत कर रही है, तो नाम ही चेंज कर दिया। बोले अब साहब इसका नाम रखो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, है ना, परिवार की भलाई के लिए साहब, तुम्हारी भलाई के लिए। उतने ही पैदा करो जितने पाल पोस के बड़े कर पाओ, ठीक है। खंडी भर कर लोगे और फिर पाल पोस के बड़े कर नहीं पाओगे, और फिर आगे चल के तुमको ही परेशान करेंगे। फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया 1955 में। नेशनल स्मॉल पॉक्स प्रोग्राम आया 1962 में। मिड डे मील प्रोग्राम आया 1961 में। बच्चे स्कूल जाते नहीं थे साहब, तो उनको कहा आओ बेटा दलिया सत्तू मिलेगा खाने पीने को, आ जाओ बेटा स्कूल। तो बच्चों का स्कूल के प्रति थोड़ा सा रुझान बढ़ा, है ना। और हमारे देश में एक वक्त था भुखमरी की समस्या थी, स्टारवेशन, लोगों को खाने पीने को नहीं मिलता था, बच्चों को क्वाशियोरकर और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से मरासमस जैसे रोग हो जाते थे, मरथड़ से बच्चे हो जाते थे। तो मिड डे मील के थ्रू उनको भोजन दिया गया। चलो माँ बाप नहीं दे पा रहे तो गवर्नमेंट ही दे कम से कम। गवर्नमेंट समझा भी रही कि कम पैदा करो।